नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं हम लोग और इस समय हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुझे बताया जा रहा है आप फोन पे नहीं है, लेकिन ये होता है, चुनावी नतीजों का आज दिन है। हिमाचल प्रदेश में वो एक तरह से पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर जा रहे हैं, लेकिन आज चुनावी नतीजों का दिन रहा। 2 राज्य हम देख सकते हैं जहां पर चुनावी नतीजे आए। गुजरात में बीजेपी जश्न मना रही है, वो तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये 2 तस्वीरें हैं आज की, ये 2 तस्वीरें हैं आज की जो बहुत अहम है। कांग्रेस को एक राज्य मिला है और गुजरात में तो हम जानते हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है। और यही 2 तस्वीरें हैं जो एक लोकतंत्र के त्योहार है उसका एक हमें बहुत अहम संदेश देती हैं। तभी देखते हैं कि जो हमारे वोटों की अहमियत कितनी है, जिस तरह से ये 2 तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। बहरहाल आपको बता दें, गुजरात में प्रधानमंत्री बताया जा रहा है किसी भी समय पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर, और प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद किया है गुजरात की जनता का। ये एक ऐतिहासिक जीत है बीजेपी की। 1985 के बाद ये बीजेपी ऑफिस की वो दृश्य है जहां पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। वो आएंगे, संबोधन करेंगे, शायद गृह मंत्री भी आएंगे, तो पूरा बीजेपी की जो पूरा तमाम नेताओं की फहरिस्त है वो यहाँ पर मौजूद होगी और गुजरात की जनता का धन्यवाद अदा करेगी। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अगर हम आपको बता दें, ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं क्योंकि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज है वो बदला नहीं है। कोशिश भरपूर की थी बीजेपी की तरफ से। जयराम ठाकुर ने कहा था कि हम रिवाज बदलेंगे, क्योंकि वहां पर एक तरह से सिलसिला रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और इसी तरह कांग्रेस के हाथ में इस बार सत्ता आ गई है और अच्छी तरह से बहुमत मिले। एक तरह से करीब 40 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन चुनौती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अपने विधायकों को संभालना है और तमाम रणनीतिकार इसमें अब तेजी आ गई। आपको बता दें, भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा वहां पे जाने वाले हैं, राजीव शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। तो कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है इस समय कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो और साथ ही किस तरह से आगे बढ़ा जाए। इस समय आपको बता दें कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने धन्यवाद अदा किया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने धन्यवाद गुजरात की जनता, ऐसे अद्भुत चुनावी नतीजों को देखकर मैं काफ़ी भावुक हूँ। लोगों ने विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है और साथ ही ये इच्छा भी जाहिर की है कि विकास की रफ्तार और तेज गति से आगे बढ़ती रहे। तो मुझे बताया जा रहा है भूपेश बघेल हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी जुड़ने के लिए। हिमाचल को किस तरह से संभालेंगे, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार। हिमाचल में क्या विधायक दल की बैठक होगी, रायशुमारी होगी, हाईकमान तो जो निर्देश होगा उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी। जी, ये जीत बहुत अहम है कांग्रेस के लिए, आपको बधाई दे दें जो इस जीत के लिए, और ये बहुत अहम है। जरा क्या आंकलन आपका इस जीत के, क्या मायने कांग्रेस के लिए? देखिए, बहुत लंबे अंतराल के बाद किसी राज्य में कांग्रेस को जीत मिली है तो इसका तो बड़ा महत्व है हिमाचल प्रदेश की जीत का, और इसका संदेश निश्चित रूप से पूरे राष्ट्रव्यापी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से एक राज्य हमने छीना, तो इससे निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस आला कमान पर या कांग्रेस नेतृत्व पर ये इस बार आरोप लगा कि वो ज्यादा प्रचार पे नहीं गए। हालांकि आप गए हैं, प्रियंका गांधी एक बार गई हैं, लेकिन वो जो जोश होता है वो नहीं, उस पर क्या कहेंगे? प्रियंका जी जितनी रैली हुई सबको एड्रेस की है, और प्रियंका जी की सभा में अच्छी खासी भीड़ रही है, और उन्होंने जो 10 गारंटी दी है उस लोगों ने विश्वास किया और ये जीत हासिल हुई है। सबका नेतृत्व रहा, खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली ये जीत हासिल हुई है, और लगातार सबका सहयोग समर्थन, चाहे राजीव शुक्ला जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय सचिव लोग वहाँ कैंप किए थे, उनका वहाँ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़े, और वहाँ के प्रदेश नेतृत्व के सब लोग सामूहिक लड़ाई लड़े, इस कारण से जीत हासिल हुई। और सोनिया जी और राहुल जी का हम लोगों का आशीर्वाद था ही। बिल्कुल, लेकिन चुनौती सर अभी जो आपने वायदे किए हैं उसकी है। पेंशन स्कीम, उसके लिए कहां से रकम आएगी? बहुत बड़े बड़े वायदे हैं। जिस तरह से अग्निवीर योजना से एक कहा गया, इसका जीत का श्रेय एक तरह से उसको भी जा रहा है जो कांग्रेस ने वायदे किए, तो वो कैसे पूरे होंगे? वो पूरे होंगे। देखिए मैडम, पहले कैबिनेट में फैसला होगा,
जो प्रियंका जी ने प्रदेश की जनता से वादा किया है, जो 2-3 बड़े फैसले हैं वो पहले कैबिनेट में होगा, वो निश्चित रूप से होगा। थैंक यू जी। तो आप ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। अगर हिमाचल की जनता सुन रही है, बहुत अहम है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है, मुख्यमंत्री कौन होगा? अब ये तो विधायक दल की बैठक होगी, सबसे रायशुमारी करके हाईकमान तय करेगी। बिल्कुल रायशुमारी होगी, लेकिन अपने आप में आपको लगता है जो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं उनसे आप लोग संपर्क में हैं? सरकार बनाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल भूपेश जी, जरा दर्शकों के लिए कुछ खबर दे दीजिए, किस तरह से, क्या आप वहां पर पहुंच चुके हैं, कब पहुंच रहे हैं? अभी चंडीगढ़ अभी पहुंचा ही हूं, मैं लैंड किया हूं जी। और अभी सबसे शुक्ला जी से, हुड्डा जी जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया, शुक्ला जी तो यहाँ की इंचार्ज हैं ही, हुड्डा जी से भी बात होगी और उसके बाद फिर प्रदेश के जो नेतृत्व हैं उनसे बात करके फिर आगे बैठक तय की जाएगी। तो विधायकों को क्या आप लोग चंडीगढ़ ला रहे हैं? अभी तो मैं खुद ही आया हूं मैडम, मैं आके अभी पहुंचा ही हूं, उसके बाद इन लोगों से बात कर लेता हूं ऑब्जर्वर से, इंचार्ज से, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक बार फिर से बधाई। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक अहम किरदार हैं, जो इस समय हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस को जीत मिली है उसको किस तरह से संभालना है उस पर नज़र है। फिलहाल वो चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, अब देखना होगा, नज़र रहेगी इस राज्य पर कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और आज का दिन इतना अहम है। प्रधानमंत्री का ट्वीट हमने आपको दिखाया कुछ देर पहले, गुजरात में किस तरह से उन्होंने धन्यवाद किया है। ये बीजेपी मुख्यालय के दृश्य हैं जहां पर कुछ ही देर में हम आपको बता दें प्रधानमंत्री भी यहाँ पे पहुंचेंगे, गृह मंत्री पहुंचेंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे थे, वो दृश्य हमने आपको दिखाए थे। भूपेंद्र पटेल भी पहुंचने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत अहम है। और बीजेपी में जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और इस बार हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकला है, तो इसका क्या राजनीतिक असर, क्योंकि बीजेपी तमाम फैसले जल्द लेती है, वो एक्शन में रहती है हर समय, चुनावों को बहुत गंभीरता से लेती है, तो देखना होगा कि। और कल ही हमने देखा कि एमसीडी के भी नतीजे सामने आए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है, वहाँ पर भी बीजेपी का 15 साल का जो शासन था वो हटा है। तो ये बहुत अपने आप में अहम राजनीतिक डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि जो एमसीडी का चुनाव था निकाय चुनाव था, लेकिन जिस तरह से इन चुनावों को बीजेपी ने लड़ा था, बिल्कुल एक कोई लोकसभा या विधानसभा चुनावों से कम की उसमें ताकत नहीं लगाई थी। तो अपने आप में देखना होगा कि बीजेपी का आंकलन क्या होता है। कल ही बैठक हो गई थी और आज गुजरात, लेकिन आज गुजरात की जो जीत मिली है वो बहुत ही बड़ी है बीजेपी के लिए, ऐतिहासिक जीत है। कभी 150 से ज़्यादा इस तरह से सीटें नहीं मिली थी, 1985 में मिली थी और वो रिकॉर्ड तोड़ जीत आज मिली है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ट्वीट करके कहा है कि भावुक क्षण है उनके लिए, उन्होंने गुजरात की जनता का धन्यवाद भी अदा किया है। तो भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल अभी, और 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, प्रधानमंत्री जाएंगे, सोमवार का ये दिन होगा, तो आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के साथ ही हम सबके नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है, और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर तो हम देख सकते हैं गृह मंत्री भी पहुंच गए, अमित शाह, बलूनी जी उनके साथ है। बीजेपी मुख्यालय से ही ये तमाम अब नजरें लगी रहेंगी कि यहाँ पर क्या स्थिति निकल कर आती है। आपको बता दें मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं।
हेमंत अत्री और साथी तोमर जी हिमाचल के विशेषज्ञ हैं, दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। अत्री जी, मैं आप लोगों के पास आने से पहले मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अगर हिमांशु, आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री का संबोधन कब होगा, किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है यहाँ पे? मैं जानती हूँ आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ऑडियो आपके पीछे आवाज बहुत होगी। क्या होने वाला है आज, जरा बता दीजिए, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे? देखिए निधि, प्रधानमंत्री 7 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक मंच है जो यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ से प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। और ये पहला भाषण होगा प्रधानमंत्री का गुजरात में जो बड़ी जीत मिली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं अब वो झंडों को लेकर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न का माहौल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं पिछले कई घंटों से। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे, सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मैंडेट गुजरात में मिला है और जो नतीजे हिमाचल पर आए हैं, उस पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है निधि, जो पिछले कई घंटे से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे जीत को और किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, हम तो आए हैं अपने मारवा साहब के साथ आए हैं, जंगपुरा विधानसभा से, वो रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा भांजा जीता है, हमारा छोटा भाई अर्जुन मारवा जीता है, उनके साथ हम आए हैं। मोदी जी का यहाँ पर सारा जो भाषण सुनने के लिए आए हैं। भाषण सुनने नहीं, वो जो भाषण सुनने के लिए भी आए हैं, जो पूरे गुजरात का, दिल्ली का, हिमाचल की पब्लिक का धन्यवाद करने के लिए जो आए हैं कि आपने हमें समर्थन दिया, तो हम उसके लिए हम आए हैं। और यही इसीलिए हमारे के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पर कई बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर खुद आकर प्रधानमंत्री की बात को सुने। कल ही एमसीडी के नतीजे आए जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हिमाचल में भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाई है, लेकिन बीजेपी को गुजरात में जो बड़ी जीत मिली है उससे एक बार फिर यहाँ पर पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल है निधि। और सबको अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री 7 बजे के बाद किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं और एक भाषण वो देंगे जिसमें वो न सिर्फ वोटरों को संबोधित करेंगे बल्कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर जो जमा है उनको भी संबोधित करेंगे। निधि, बिल्कुल हिमांशु, हम आपके पास आते रहेंगे और ये दृश्य हम अपनी स्क्रीन पर लेते रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय पे हमारी नजर रहेगी और फिलहाल मैं आपके पास एक ब्रेक के बाद में आऊंगी हिमांशु, लेकिन अभी हम अपने जो हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर अतिथि मौजूद है उनके पास। हेमंत जी, भूपेश बघेल से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिशियन है, नेता है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी से छीन लिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जीत कांग्रेस के लिए इस समय इस मुकाम पर बहुत अहम है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए निधि जी, जब से जो मई 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके बाद ये पहला अवसर है पूरे देश में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं कि कांग्रेस ने अपने दम पर एक राज्य जीता है, चाहे वो छोटा ही राज्य, हिमाचल जैसा छोटा राज्य। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रदेश है ये छोटा बेशक है, लेकिन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका होम स्टेट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेट हारना वो एक कोई छोटी चीज नहीं है निधि जी। दूसरी बात, जो चुनाव में हार हुई है ना हिमाचल में, वो देखने का क्या है, 8 मंत्री 10 में से चुनाव हार गए। अब आपको समझ में आएगा कि गुजरात में प्रधानमंत्री ने 1.5 साल पहले सारे घर के क्यों बदल डाले थे, मुख्यमंत्री और कंप्लीट कैबिनेट। वहां पर वो एंटी इनकम्बेंसी को पकड़ पाए, उसको एड्रेस कर पाए और उसका आज परिणाम है कि आज वहां पर उनकी सुनामी है। और हिमाचल प्रदेश जो कि पार्टी प्रेसिडेंट का होम स्टेट है, वहां पर 10 में से 8 मंत्री हारे और बीजेपी देखती रह गई। और इसके संकेत निधि जी पिछले साल मिल गए थे बाई इलेक्शन में, जब 3 असेंबली इलेक्शन और 1 लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा पिछले साल जब कांग्रेस चारों जीती थी। और हिमाचल प्रदेश पिछले 8 साल में एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है ना, बहुत इफेक्टिव, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, मैन टू मैन मार्केट, कहीं ना कहीं उसके अंदर छेद दिखाई दिए। जो पहली बार 21 जो पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ और 21 जो पार्टी के नेता थे वो पार्टी के खिलाफ ही लड़ते नजर आए। तो आज जो हिमाचल प्रदेश का परिणाम है, ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है
और मुझे लगता है कि इस जो ये हुआ है 10 मंत्री हारे हैं, 10 में से 8 मंत्री, मुझे लगता है मध्य प्रदेश और हरियाणा पे इसका बहुत जल्दी इंपैक्ट आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि बीजेपी समझने में और करेक्शन में, कोर्स करेक्शन में देर नहीं लगाती। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी में जिस तरीके का जो मंथन चलता है बीजेपी में राउंड दी क्लॉक 24x7x365, तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह वो इस हार को जो ये हिमाचल में हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है उनके लिए, क्योंकि नड्डा साहब का होम स्टेट था वो, और कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के अध्यक्ष का ये होम स्टेट है, लेकिन एक तरह से परंपरा है या रिवाज है जिसको बीजेपी बदलना चाह रही थी, वो नहीं बदल पाई है। तोमर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्या चूक हो गई बीजेपी से? बीजेपी अध्यक्ष का होम स्टेट है, हमने देखा किस तरह से जेपी नड्डा लगातार वहां पे बने रहे और घर घर जाकर वो प्रचार अपना कर रहे थे, पार्टी का प्रचार कर रहे थे। ये जो चूक हुई है, क्या चूक हुई है? क्योंकि गुजरात में जिस तरह से पन्ना प्रमुख होते हैं, और अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से वहां पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बीजेपी ने किस तरह से अब बूथ अध्यक्ष तक बना दिया है, कुछ परिवारों को लेकर उसमें एक चुना जाता है, तो इस तरह की नेटवर्किंग है। क्या ऐसी ही नेटवर्किंग हिमाचल प्रदेश में है या वो नहीं रही और तभी ये हुआ? निधि जी, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे बड़ी पहले मैं 1-2 पॉइंट और आपको शुरुआत करना चाहता हूं कि जो कि एक नेशनल लेवल पे या हिमाचल में सबको विदित है। वो ये है कि कांगड़ा हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये इसको गेट वे ऑफ पावर टू शिमला कहा जाता है। तो इस गेट वे का जो फतेह कर लेगा वो सीढ़ी पार कर जाएगा। तो इस बार यही हुआ। इस बार ये हुआ कि 2017 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने यहाँ 11 सीटें जीती थी 15 में से, लेकिन इस बार केवल 10 जो कांग्रेस ले गई और इनके पास केवल 3 रह गई, ये 3 या 4। तो पिछली बार कांग्रेस के पास 3 थी, इस बार बीजेपी के पास 3 आ गई जी। हाँ, तो उस वजह से जो पहला एक स्ट्राइकिंग फीचर है इस इलेक्शन का वो यही है कि कांगड़ा का ये इस तरह का रिजल्ट आना, या कांगड़ा के लोगों को महसूस ये होना कि शायद हमें इग्नोर किया गया। बहुत सारे कारण रहे, वो एक डिबेट का विषय है, लेकिन अंत में हुआ ये है कि कांगड़ा हाथ से निकल गया। तो दूसरा बात यह है कि इसमें हमारे यहाँ 3 रीजन है। अगर आप मोटे मोटे तौर पे किसी भी व्यूअर को देखना हो या समझना हो या किसी, वो है एक हमारा कांगड़ा जो मर्ज्ड एरिया है उसमें 30 सीटें हैं, और इसी तरह हमारा जो मंडी का एरिया है उसमें जो रीजन है 24 सीटें हैं, और इसी तरह जो शिमला का हमारा रीजन है उसमें 19 सीटें हैं। तो ये उसको ओल्ड एरिया कहा जाता है। तो हालांकि ये इस बार रीजनल बेस पे कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पिछली बार 2017 में 13% का स्विंग था बीजेपी के फेवर में, इमेजिन, और उनका जो वोट परसेंटेज था वो 49 के करीब था, और और कांग्रेस का केवल 42.3 था। तो 7% के डिफरेंस से बीजेपी को 44 सीटें मिली थी और इनको 21 सीटें मिली थी। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 40 सीटें आई कांग्रेस को, जो दिखा रहा है अभी लास्ट में शायद बहुत कम बदलाव आए, और 25 कांग्रेस बीजेपी को दिखाई गई है। तो इसके कारण कोई सडन नहीं है, इसके कारण आपको बहुत ही स्ट्राइकिंग है, जो कि क्योंकि हिमाचल हमारा छोटा स्टेट जरूर है, लेकिन इसका मैसेज है वो बहुत बड़ा है। नेशनल लेवल पे इसके लिए रेमिफिकेशन क्या होगा, ये हमने जब हम आपके फील्ड में थे, जब हम बीन एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स राजस्थान, तो मैं वहां से पहले हिमाचल को कवर किया हमने रिपोर्टर के रूप में। ये इसलिए रेलेवेंट है बताना कि मैंने हिमाचल का हर एक चप्पा देखा है जब हम रिपोर्टर थे, यहाँ शिमला में बेस थे। तो उस समय हमने देखा कि ये सारी चीजें मैटर करती है कि आप मैनेज कैसे कर रहे हो, कैसे जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी इतनी आगे थी, जिनके स्टार प्रचारक 32 थे और कांग्रेस के गिने चुने, मतलब डिफरेंस बता रहा हूं मैं कि किस तरह। तो ये सारी चीजें, या मोदी जी ने अपने आप को खुद को फेस डिक्लेयर किया कि मुझे वोट दीजिए, और मंत्री या एमएलए खड़ा है तो उसकी बॉदर नहीं मत करिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम हैं, उनको या जगत प्रकाश नड्डा को फेस नहीं बनाया गया। तो कारण इसके आगे है कि इनका कार्डर स्ट्रॉन्ग, वेल ऑयल्ड मशीनरी कहता हूं मैं आरएसएस की, वो वेल ऑयल्ड मशीनरी थी।
इनके रिसोर्सेज बहुत आगे, कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आखिर ये न्यूट्रलाइज क्यों नहीं हुआ? ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अगर ऐसे जो रिबेल फैक्टर है, जो एक रिबेल फैक्टर है, अगर अत्री जी मैं पहले आपके पास आऊं फिर तोमर जी के पास आऊंगी। अत्री जी, जो रिबेल फैक्टर है वो पहले कहा गया 4, 5, 10 फिर 20 के ऊपर शायद बताए गए, ये कितना अहम, इसने कितनी बड़ी डेंट की? देखिए रिद्धि जी, 21 लोग जो बागी खड़े हुए उनमें से जीते तो केवल 3 ही, लेकिन आपका जो माहौल होता है वो खराब हो जाता है, उससे पार्टी का जो मोमेंटम बनना चाहिए। देखिए पिछले 8 साढ़े 8 साल में पूरे देश में कहीं भी आपने बीजेपी में भीतर घात की आवाजें बहुत कम सुनाई दी होंगी। ये पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश जहां 68 सीटों पर 21 बागी बीजेपी के खड़े हुए थे। देखिए बहुत बड़ी चीज थी। तो इसके कारण जो पार्टी का जो चुनाव का जो मोमेंटम बनना था वो मोमेंटम ही पहले ही स्टेप पे डिस्टर्ब हो गया। वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को केवल 1% वोट ज्यादा मिले, लेकिन उसका फॉल आउट देखिए क्या हुआ कि कांग्रेस 40 पर पहुंच गई और बीजेपी 25 पर सिमट गई। तो इसका जो बिटवीन द लाइंस अर्थ है वो निधि जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आरएसएस की जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो तोमर साहब भी कह रहे थे कि वेल ऑयल्ड मशीनरी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं आरएसएस भी एक स्टेज के बाद अलूफ दिखी। उसका कारण सबसे बड़ा क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री थे वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनको बहुत पुराना उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था एज चीफ मिनिस्टर, और वहां पर ब्यूरोक्रेसी हावी रही पूरे सिस्टम के ऊपर। इससे जो पार्टी का काडर था और जो आरएसएस का काडर था वो कहीं पीछे रह गया। ये सबसे बड़ी एक कारण था। दूसरा, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जो उनके खिलाफ, वो आज दिख रहा है कि 10 में से आपके 8 मंत्री हार रहे हैं। तो आपका जो बहुमत से पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण तो वो कैबिनेट ही है जो सर्व कर रही थी। और तीसरी निधि जी, इसमें सबसे बड़ी बात है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने सारे जीते हुए चुनाव तो हारे हैं लगातार पिछले 3.5 साल में। ये पहला चुनाव है जो सारे नेता आपस में ज्यादा लड़ते हैं, आपको पता है कांग्रेस पार्टी के। यहां उन्होंने एक पहला तजुर्बा किया कि हम बाद में लड़ लेंगे, पहले सीटें तो आए। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जब बाद में लड़ लेंगे तोमर जी। तो जो ये लड़ाई है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, तोमर जी माफ कीजिए, कांग्रेस के लिए। जी निधि जी, मैं एक बात यहाँ जरूर रेबल वाले में बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अलग से हर लीक से हटके बताना चाह रहा हूँ, शायद आपको ठीक अच्छा लगे। वो ये, या व्यूअर को ज्यादा अच्छा लगना चाहिए कि रेबल फैक्टर में जो मेरा इनसाइट एनालिसिस है पर्सनल। तोमर जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, काफी देर से ब्रेक लेने के लिए, लेकिन ये बात आप पूरी करिएगा। ब्रेक के बाद इसी बात पर हम रिबेल फैक्टर पर बात करेंगे और बीजेपी मुख्यालय पर भी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ठीक है, प्लीज। देश की बात में हाजिर हैं, हमारी नज़र बीजेपी मुख्यालय पर बनी हुई है। करीब आधे घंटे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वो उस जीत, गुजरात की ऐतिहासिक जीत पर संबोधन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तो वहां पर पहुंच ही चुके हैं। तो बहरहाल हमारी नज़रें वहां पर बनी रहेंगी। एक बॉक्स में आपको वो तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने जीत वहां पे दर्ज की और इस समय में कांग्रेस के लिए जीत बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस जीत के मायने और जो हिमाचल में हुआ है उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हेमंत अत्री और तोमर जी। तोमर जी, तो हम रिबेल कैंडिडेट्स की भूमिका पर बात कर रहे थे और आप दर्शकों को बता रहे थे, एक दिलचस्प जानकारी दे रहे थे। जी, कितना अहम था ये? जी निधि जी, आई थिंक यू विल एक्सक्यूज मी, मैं 2 लाइन का एक और पॉइंट जो बाद में रह ना जाए, वो ये है कि आखिर कांग्रेस स्टेट में डिवाइडेड हाउस था, फिर ये कैसे हो गया? ये सवाल हर एक के जुबान पे होना चाहिए। हर एक व्यूअर इसको जानना चाहता है कि, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है नजदीक से, जब हम यहाँ रहे हैं, यहीं से मैं कॉलमिस्ट हिमालय शिमला से, तो उसमें प्रियंका वाड्रा का रोल जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो इंचार्ज बने यहाँ के, वो उससे एक सी चेंज आया। सी चेंज क्या आया? वो ये था कि जो यहाँ के फैक्शनल लीडर्स थे
जिनका कि कद वीरभद्र सिंह के मुकाबले में तो कुछ रह नहीं सकता ना, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक धुरी बन गई, एक सेंट्रीफ्यूगल फिगर बन गया। और उन्होंने 4 रैलीज भी एड्रेस की, और उन्होंने सबसे एक नया, जो जिस तरह मोदी जी का ओरेटरी स्टाइल नया होता है, उसी तरह प्रियंका ने भी एक नया स्टाइल अडॉप्ट किया। अब वो स्पेशली वुमेन वोटर्स को वो आकर्षित करने के लिए। और आप हैरान होंगे कि इस बार हिमाचल में वुमेन पोलिंग जो हुई है वो 76.8% हुई है। इट इज मोर देन मेन, 72.4। केवल जो मेन की जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है वो कम है महिलाओं से। तो महिलाओं के लिए जैसे 1500 का वादा, वैसे अमूमन महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। जी 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 हाँ, यहाँ ज्यादा हुआ है इस बार, पिछली बार भी यहाँ पर, लेकिन इस बार 76% हुआ है। तो उसमें प्रियंका ने जो एक नया स्टाइल अडॉप्ट किया, इमोशनल कनेक्ट अपने परिवार का हिमाचल के साथ करना, कि नेहरू फैमिली ने ये किया वो किया। और सबसे बड़ी बात क्या किया कि जो आम वुमन को या किसी को समझ में आ सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की एक ख्वाहिश थी कि शिमला के नजदीक वो बसें बाद में। तो प्रियंका सेज कि मैंने छराबड़ा में जो शिमला के नजदीक घर बनाया है वो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसलिए मैं भी हिमाचली हूं। और जो 10 गारंटीज दी कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि ये हाई कमांड और मेरी गारंटी है कि मैं इसे इंप्लीमेंट कराऊंगी। दूसरा पॉइंट ब्रीफली, जो आपने रीति और रिवाज की बात की, तो रिवाज तो कायम रह गया। उस रिवाज को डॉक्टर YS परमार जो फाउंडर है हिमाचल के, और जो 18 साल से चीफ मिनिस्टर है, वीरभद्र सिंह जो 6 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे, शांता कुमार जी जो 2 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे बीजेपी के, प्रेम कुमार धूमल जी जो 2 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी इस रिवाज को नहीं बदल पाए। लेकिन बीजेपी ने कोशिश की इस बार पूरे फोर्स के साथ, पूरे सेंट्रल वो लाम जाम और पैसा और RSS जो कुछ भी, कांग्रेस उसके नजदीक भी नजर आती थी। लेकिन लोगों के 4 फैक्टर और है, जो मेरे एस्टीम कलीग ने बोले कि वो उसके साथ 4 फैक्टर और में 4 लाइनें और 4 वर्ड्स और हैं। एक तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का सही है कंट्रोल, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी का, लेकिन तीसरा फैक्टर सबसे बड़ा है OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम ने सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा कर दिया। और उसमें जो मैं आपको एक अपना इंटरप्रिटेशन देता हूँ, नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलमनिस्ट, वो ये है कि हर जगह दीदी जी आप इतने सीनियर हैं, आपको पता है कि एम्प्लॉयज अपना एक विचार रखता है कि या तो बीजेपी के लिए है या कांग्रेस के लिए। दिल में जब वो वोट करने जाता है तो वो उस हिसाब से वोट देता है। इस बार क्या हुआ, OPS ने बीजेपी और कांग्रेस को इकट्ठा कर दिया। 2.25 लाख एम्प्लॉयज ने जो करके दिखाया है वो बहुत बड़ा योगदान होगा, कल को पता लगेगा। क्योंकि 1993 में शांता कुमार जी के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने एम्प्लॉयज के हड़ताल को कुचला था, और उनकी जो 41 डेज की जो स्ट्राइक थी उसको इस बात पे किया था। हालांकि उनका जो सिद्धांत था नो पे नो मनी, नो, इस प्रिंसिपल को उन्होंने लागू किया था, वो सही था। अगर आप एजिटेशन कर रहे हैं तो पैसा क्यों मिले आपको। लेकिन एम्प्लॉयज खिलाफ हो गए और नतीजा उल्टा पड़ा। और कारण बहुत सबसे बड़ा, हिमाचल एक छोटा स्टेट है, यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जीत का असर होता है ना, वो यूपी बिहार की तरह नहीं होता। बिल्कुल। तो ये बहुत अहम आपने दिल तक जानकारियां दी हैं, और वाकई में एक मिनट और लास्ट आपका रेबल का। रेबल में 23 रेबल खड़े हुए थे बीजेपी के पहली बार, जबकि डिसिप्लिन पार्टी है, काडर की है, कांग्रेस की तरह नहीं है। तो वो वहां पर उसमें से बहुत सारे 3, जैसे हमारे कलीग ने कहा 3 तो चलो जीत गए, लेकिन उनको भी एक को बीजेपी में लाया गया, फिर उसको टिकट नहीं दिया। अब वो उसको भी अपना तो माना ही जाएगा ना, बीजेपी के तो हैं ही वो। तो लेकिन ये स्ट्राइकिंग रेंज ज्यादा हो गई है, 40 हो गया है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने भी रिजाइन कर दिया है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया है कि हम खरीद फरोख्त, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन अगर कांग्रेस अपना कुनबा इकट्ठा या अपने लोगों को इकट्ठा रखती है, कैसे रखती है वो जाने, साथ में ये भी राइडर है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि बीजेपी के रेबल्स में पोटेंशियल रहा हराने का। ठीक है, बिल्कुल। तो यही बात है कि इस समय कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि भाई मुख्यमंत्री कौन हो वो, क्योंकि जो अंदरूनी वहां पर कितनी एक तरह से अलग अलग राय है, और दूसरी तरफ जो ये सरकार अपनी कैसे बनाए, जो अपने विधायक जीते हैं उनको कैसे संभाले। संक्षेप में अत्री जी अगर आप बता सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती है विधायकों को संभाल के रखना। निधि जी, इसमें आपको 2 लाइन हमें भी बोलने
देनी पहले पड़ेगी। अत्री जी को बोलने देते हैं जी। हाँ, तो ठीक बहुत है, बड़ी ओके। चुनौती है। उसका कारण केवल क्या है कि बीजेपी इस हार को बहुत धीरे से पचा नहीं पाएगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर फिलहाल अगर आप बाकियों को छोड़ भी दें तो 3 बहुत ही सीरियस कंटेंडर हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, प्रतिभा सिंह, अपने सुक्खू और तीसरे अपने मुकेश अग्निहोत्री जो जर्नलिस्ट हैं बाय द वे। 5 बार के एमएलए हैं जी। जी, तीनों में किस तरीके का बैल, क्योंकि आशा कुमारी और ठाकुर कौल सिंह तो चुनावी हार गए, तो बाकी बचे ये 3 जो पोटेंशियल है जी। अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं भी चिटपुट में बिक्रिंग हुई निधि से तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा। और जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, जो चलती फिरती सरकार को एक राज्यसभा सीट के बहाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने एमएलए को लेके चले गए, और ये तो बहुत छोटी स्टेट है। प्रतिभा सिंह की पोस्चरिंग तो अभी से शुरू हो गई है, तो ये एक मुश्किल, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, और वीरभद्र जी की विरासत। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, प्रतिभा सिंह जो है वीरभद्र सिंह की पत्नी है, और उन्होंने आज जो बिटवीन दी लाइंस अगर आपने कहा, उन्होंने सारी जीत का क्रेडिट हाईकमान को कम और खुद को ज्यादा दिया। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने, अगर आपको 2 महीने पुरानी बात याद हो, उन्होंने राहुल और प्रियंका को भी निशाने पे ले लिया था। वो इतनी बिल्कुल एक तरीके से बेलाग है। उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया प्रियंका के पास अगर हिमाचल के लिए समय नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कांग्रेस का कोई प्रदेशाध्यक्ष नहीं कह सकता, उन्होंने कहा। तो मुझे खतरा इस बात का लगता है कि अगर कहीं प्रतिभा सिंह, देखिए आपको 2009 याद होगा, YSR की एक दर्दनाक हादसे में डेथ हो गई थी आंध्रा में, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता था, उसको कांग्रेस ने नहीं बनाया, और आंध्र प्रदेश में आज सब कुछ सामने है आपके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय कांग्रेस के सामने। जीत उसको मिल गई है, लेकिन जीत का सहरा आसान नहीं होता, और फिलहाल किस तरह से आगे रास्ता निकालेगी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम बीजेपी मुख्यालय चलेंगे, वहां पे अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बीजेपी के मुख्यालय के दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर अब किसी भी समय प्रधानमंत्री आएंगे, करीब 7 बजे कहा जा रहा है वो आने वाले हैं वहाँ पर, और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। जो तमाम तरह से जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है गुजरात में बीजेपी को। बहरहाल देश की बात में हम आपको कुछ 5 राज्यों में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से डिंपल यादव को जीत मिली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 ज्यादा मतों से हराया। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने यहां जीत के लिए जातीय गणित के अलावा बाकी समीकरणों का भी ख्याल रखा था। चुनाव से ठीक पहले शिवपाल सिंह यादव, जो चाचा हैं मुलायम सिंह अखिलेश के, उनके साथ मतभेद मिटाते हुए दरकिनार कर भतीजे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के साथ खड़े वो नजर आए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारकों के लिए डिंपल यादव के लिए जमकर प्रचार किया था, जिसका नतीजा सामने है। और आज ये भी ऐलान हो गया है कि 2024 के जो चुनाव हैं दोनों अब मिलकर लड़ेंगे। उनकी जो पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है। और बाकी सीटों की बात करें तो रामपुर उत्तर प्रदेश में आकाश सक्सेना बीजेपी के जीते हैं। खतौली में उत्तर प्रदेश के आरएलडी समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल है, मदन भैया जीते हैं यहाँ पर। सरदार शहर राजस्थान में अनिल शर्मा कांग्रेस के जीते हैं। कुडनी बिहार केदार गुप्ता बीजेपी के जीते हैं यहाँ पर। भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ सावित्री मंडावी कांग्रेस की जीती हैं। और पद्मपुर उड़ीसा में वर्षा सिंह बरिहा बीजेडी की जीते हैं। तो आइए, ये तो उपचुनावों की बात हो गई। आइए अब सीधे हम एक बार फिर से बीजेपी के दफ्तर चलते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर वहां पर मौजूद हैं। हिमांशु, तो वहां पर तमाम हम देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद हैं। क्या हाल वहां पर, क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री कब आ रहे हैं? देखिए निधि, प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं।
और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मंच बनाया गया है और यहाँ पर अमित शाह और राजनाथ सिंह अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर यह ऐलान हुआ है कि प्रधानमंत्री रास्ते में हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और ये पीछे जो पोडियम बना है यहीं से प्रधानमंत्री का एक भाषण होगा। जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और अक्सर प्रधानमंत्री जब भी चुनाव के नतीजे आए हैं उन्होंने वोटरों को भी संबोधित किया है अपने इन भाषणों के जरिए। और आज भी प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री का काफिला दिखा दें हिमांशु, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का काफिला चल निकला है क्योंकि चंद लम्हों के लिए वो दृश्य हमारे सामने स्क्रीन पर आए थे। शायद प्रधानमंत्री का वो काफिला था जो उनके निवास स्थान से निकल चुका है और प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, पहुंच ही गए हैं शायद। जी।